प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फोरम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस की थ्योरी को पढ़ा था और उम्मीद करता हूं आपने उस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा और समझ भी लिया होगा। बच्चों, आज हम उसी थ्योरी पर आधारित आपको प्रश्न कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे आप देखेंगे, ये आपका टाइप फर्स्ट का होगा क्वेश्चन और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि मैंने आपको जो थ्योरी बताई थी उसमें से उस थ्योरी के माध्यम से आप इन सभी सवालों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी थ्योरी में बताया था कि अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम सीपी को कैसे निकालते हैं। इस प्रश्न में आपको जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो आपको दिया गया है 1470 रुपए। आपको जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो आपको दिया गया है 1470 रुपए और आपको जो प्रॉफिट दिया गया है वो दिया गया 16 सही 2/3%। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा प्रॉफिट फ्रैक्शन में होता है तो फिर हम अपने सीपी को कैसे निकालते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सीपी 6 रुपए का है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपए का होगा। यानी अगर हमने उस वस्तु को 6 रुपए में खरीदा है तो हम उसको लाभ लेकर के 1 रुपए का लाभ लेकर के बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेलिंग प्राइस हमको मिलेगा वो 7 रुपए होगा और हमारा जो सीपी है वो 6 रुपए होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एसपी और सीपी का रेशियो बनेगा वो बनेगा 7/6 और हमारा जो सेलिंग प्राइस दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 1470 रुपए। तो अब आप देखिए इस 1470 की जो रेशियो में वैल्यू है वो कितनी है, 7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 7 रेशियो बराबर 1470। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 210। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 210 और ये हो जाएगा 1260 रुपए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको सीपी निकाला और कैसे निकाला, उन्हीं तरीकों से जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम सीपी को कैसे निकालते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। हमारा सेलिंग प्राइस है 1470, हमारा प्रॉफिट है 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/6 और 1/6 का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई सामान 6 रुपए में खरीदा होगा तो हम उसको 1 रुपए लाभ पर बेच देंगे। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 7 रुपए बनेगा और हमारा सीपी कितना है, 6 रुपए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो हो जाएगा 7/6 होगा और हमारी 7 की जो रेशियो की वैल्यू दिया है वो 1470 रुपए दिया। तो हमने 1 रेशियो का मान निकाल लिया, 1 रेशियो का मान आ गया 210 रुपए। तो हमको 6 रेशियो यानी हमको सीपी चाहिए तो हमने 6 रेशियो की वैल्यू निकाल लिया और ये आ गया 1260 रुपए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है और उसका जो आंसर होगा वो होगा 1260 रुपए। आशा करता हूं इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे नंबर पर चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। एक वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर से उसी प्रकार का आपको एक प्रश्न है। आप देखेंगे कि
कि हमारा जो सेलिंग प्राइस दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 770 रुपए, 770 रुपीज। लॉस लिखेंगे और ये लॉस हो रहा है 12.5%। 12.5% का मतलब हुआ 1/8, अर्थात अगर हमने उस वस्तु को 8 रुपए में खरीदा होगा तो 1 रुपए हानि पर जब बेचेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 7 रुपए होगा और हमारा जो एसपी और सीपी होगा वो 8 होगा। और यहाँ 7 की जो वैल्यू दिया गया है वो 770 रुपए दिया है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 गुणे 110 यानी 880 रुपए हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया था हम जोड़ते हैं और हानि के केस में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ जो दूसरा प्रश्न है हमारा हानि का है, पहला प्रश्न हमारा प्रॉफिट का था। तो आपने देखा कि इसमें जो आपका सीपी आया वो 880 रुपए आया और इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो अब बच्चों चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 14% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए 8% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए बच्चों ये बात भी हमने आपको थ्योरी में बताया था, एक सेलिंग प्राइस दिया है एक निश्चित प्रॉफिट पर, तो दूसरे प्रॉफिट पर आपको यहां पर सेलिंग प्राइस पूछा गया है। अब देखिए इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, अब आपको इसे समझना होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आगे आने वाले बड़े सवालों पर काफी आपकी मदद करता है। मैं आपको इसे कई तरीके से बताने जा रहा हूं। पहला तो आप देख रहे हैं कि जब हमने 2850 रुपए में बेचा तो हमें 14% का लाभ हुआ। लाभ का मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है ये है आपका 2850 और जब हमने इसको 2850 में बेचा तो हमें दो चीजें मिली, एक तो इसका सीपी मिला और दूसरा हमको मिला प्रॉफिट। सीपी आप जानते हैं 100% होता है और प्रॉफिट होता है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 14%। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज में वैल्यू है वो हो गई 114%। तो हम यहां से देखेंगे 114% बराबर 2850 रुपए। अब कह रहा है कि बताइए अगर वो 8% का लाभ चाहता है, यानी वो एक ऐसा सेलिंग प्राइस चाहता है जिसमें उसको सीपी तो मिले ही मिले लेकिन उसको प्रॉफिट कितना मिले, प्रॉफिट उसको मिले 8%। यानी वो किसकी वैल्यू जानना चाहता है, वो वैल्यू जानना चाहता है 108%। वो ऐसा विक्रय मूल्य चाहता है कि जिसमें उसको 14% लाभ ना हो बल्कि 8% का लाभ हो। तो 8% लाभ का मतलब ये हुआ कि उसे सीपी तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 100% तो मिलेगा मिलेगा, जो उसने लगाया वो तो मिलेगा मिलेगा, उसको 8% का प्रॉफिट भी चाहिए। यानी वो कौन सी वैल्यू जानना चाहता है, वो वैल्यू जानना चाहता है 108%। और आप यहां से 108% की वैल्यू निकालेंगे, यह आ जाएगा 2850 डिवाइडेड बाई 114 और गुणे 108। अब अगर हम इसको काट दें, अगर हम इसको काटते हैं 2 से काट दें, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 19 से कम 19 और 18 में 9 जाएगा 19 बना 95, 150 आएगा, गुणा कर लेंगे 15 अट्ठे 120 और 15 कम 15 12, 15 12 हो गया 27। यानी इसका जो 108% पर सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 2700 रुपए। एक बार हम फिर से समझते हैं। इसने कहा कि अगर एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 14% का लाभ प्राप्त होता है। इसने कहा कि अगर वो व्यक्ति 14% लाभ नहीं चाहता, 8% लाभ चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। कोई बात नहीं, आपने देखा कि इस सेलिंग प्राइस में उसका 100% तो सीपी तो मिलेगा मिलेगा ही, 14% का उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 2850, 114% के बराबर।
कह रहा कि अगर 8% लाभ चाहिए, 8% लाभ का मतलब होता है कि 100 से ज्यादा मिलेगा, यानी उसे 100% तो चाहिए, उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए। और इसका मतलब वो कौन सी वैल्यू चाहता है? 108%। तो हमने यहाँ से 108% की वैल्यू निकाल लिया और ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पर 27 रुपए। एक तो बच्चों इसका ये तरीका है, ये भी बहुत आसान सा तरीका है, आप देख रहे हैं 2 लाइन में इसका आंसर आ जाता है। इसका मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये तरीके आगे आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि जब हमारे बड़े सवाल आते हैं हम इनका बार बार एप्लीकेशन करते हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ से ही बताना इनको शुरू कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे तरीके से हल करते हैं तो फिर कैसे इसको हल किया जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 14% की वैल्यू निकाल लेंगे। 14% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यह जाएगा 7/50। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम इस परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको यहाँ बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो 14% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है कि उसको हम 100 से भाग दे देते हैं। ये 14% है तो इसको हम लिखेंगे 14/100। 14/100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 7 बाई कितना जाएगा, ये 50 आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। बहुत सारी वैल्यू तो हमें याद रहती हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वैल्यू याद हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है तो हमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं। जो भी नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन में दिया, मान लीजिए दिया है 3 सही 1/4%, तो कुछ नहीं करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12 और 1 ऐड कर देंगे, 13 हो जाएगा। 13/4% हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया, इस फ्रैक्शन को तोड़ लिया, 4 3 जा 12, 4 3 12 और 1 13, 13 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, 13/4% हो गया। अब इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/4 और परसेंटेज, यानी जब इसको हटाएंगे परसेंटेज को तो नीचे हम 100 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 13/400। तो इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं और इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कैसे इसको तोड़ा गया, तो इसलिए मैंने आपको सहूलियत के लिए बातें बता दिया, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि हमने 14% की वैल्यू आपको बताया कि 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 14% की वैल्यू आ जाएगी, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो बच्चों आप ये जानते हैं इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा सीपी होता है। और ये जो हमारी वैल्यू होती है, मैं तो उसको थोड़ा सा और पीछे देता हूं, 14% का मतलब हुआ 2/50। तो ये हमारा सीपी को डिनोट करता है और ये हमारे प्रॉफिट को डिनोट करता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से डिनोट करते हैं, अगर लॉस होता है तो हम इसको लॉस से डिनोट करते हैं। इसने कहा कि अगर हम इसको 2850 में बेचेंगे 14% का लाभ होता है। हमने 14% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लिया। इसी तरह से हम 8% की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 8% को तोड़ेंगे, 8/100 होगा, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। जहाँ से ये हमारा सीपी हुआ और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहां से SP1/SP2। वो कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हैं कि हमारा 50 रुपए का सामान है, हम 2 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो हम उसको बेचेंगे कितने में, 57 में, 57/50 में। 50 रुपए का सामान है, 2 रुपए का लाभ लेंगे तो हम उसको बेचेंगे कितने में, सॉरी यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 50 रुपए का सामान है, 7 रुपए का लाभ लेंगे तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 57/50। तो हमने यहां से लिख दिया 57/50, ये हमने इसको लिख दिया। दूसरा यहाँ पर 25 रुपए का सामान है, 2 रुपए का लाभ ले रहे हैं तो हम उसको बेचेंगे कितने में, 27/25 में। अब बच्चों ये निकल के आ जाएगा आपका, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई होता है, बाहर का मल्टीप्लाई होता है।
अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 25 से 25 से 50 कट जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 57 रेशियो और 27 दूनी 54 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको यहाँ से। आपने देखा कि हमने पहला सेलिंग प्राइस SP/CP निकाला, यानी हमारा 50 रुपए का सामान, तो अगर हम यहाँ से SP1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57/50 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, हमारा SP2 आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा 27/25 आ जाएगा। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशियो इसका बना लेते हैं, इसको रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बनाने पर क्या होगा, जब हम इसको ऐसे भाग देंगे यहाँ से, तो आप जानते हैं कि बीच 20 का मल्टीप्लाई हो जाता है, बाहर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 25 ऊपर चला जाएगा और 27 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका निकल करके आएगा यहाँ पर 57 गुणे 25 और नीचे आ जाएगा 50 गुणे 27। आप देखेंगे बीच 20 का गुणा कर रहे हैं, बाहर का गुणा होता है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है A/B और होल C/D, तो ये बीच 20 का मल्टीप्लाई होता है, बाहर का मल्टीप्लाई होता है, यानी ये हो जाएगा AD/BC हो जाता है। तो बच्चों आप यहाँ से देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा यहाँ से 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, यानी 57 बटा यहाँ से आपका 54 आ गया। अब आप देखिए पहला सेलिंग प्राइस, यानी आपको यहाँ से मिल गया 57/54, और इस 57/54 57 की वैल्यू आपको दी हुई है, 57 की वैल्यू दी हुई है आपको 2850। अब हम इसको हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको 54 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहां से काट दीजिए, एक रेशियो की वैल्यू निकालिए यहाँ से, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 8 24, 3 9 27 और 3 पंजे 15, 19 से काट देंगे, 19 पना 95 आ जाएगा यहाँ से। यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 50 मिल गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी मिल गई, 50 मिल गई। तो 54 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 54 गुणे 50 हो जाएगा, और ये आपका मिलेगा यहाँ से 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 2 27। तो आपने देखा कि हमने आपको एक दूसरा तरीका बताया कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से इसे बताता हूँ। जैसे उसने कहा कि एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का प्रॉफिट होता है। 14% माने होता है 7/50। इसी तरह से कह रहा कि अगर वो 8% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितने रुपए का होगा। हमने 8% की वैल्यू निकाल लिया, 14% की वैल्यू आ गई 7/50 आ गई, और यहाँ से 8% की वैल्यू आ गई आपकी 2/25। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने 50 रुपए का सामान खरीदा तो हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 7 रुपए का, यानी हमारा पहला सेलिंग प्राइस बनेगा 57/50 बनेगा। इसी तरह से यहाँ 25 रुपए के सामान में 2 रुपए का लाभ ले रहे हैं, यानी हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा 27/25। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया आपका 57/54 आ गया। यानी पहला SP यानी SP1 अपॉन SP2 जो आपको मिला वो मिल गया आपको यहाँ से 57/54, और हमारा पहला जो SP है वो 2850 रुपए है। तो हमने इसको 57 रेशियो बराबर 2850, तो एक रेशियो बराबर कितना निकल के आया 50, तो 54 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2700। ये बच्चों हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप आगे देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं जहां पर हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, इसलिए आपको इसे भी सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ से पहला टाइप भी बताया कि हम कैसे इस तरह से भी लगा सकते हैं सवाल को, इस तरह से भी जा सकते हैं। तो ये आपके नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेंस करेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी देगा यहाँ से। तो बच्चों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि एक वस्तु को बेचा गया 230 रुपए, और 230 रुपए में जब हमने बेचा तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ 15%, यानी उसको CP मिला और प्रॉफिट मिला।
सीपी मिला 100% मिला, प्रॉफिट कितना मिल गया उसको 15% मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेलिंग प्राइस में दो चीजें हैं, एक तो उसकी लागत भी है और 15% प्रॉफिट है। और वो कह रहा है कि अगर वो 15% लाभ नहीं लेना चाहता है, 20% का लाभ लेना चाहता है, तो उसे कितने रुपए में उसको बेचना होगा। यानी वो एक ऐसा सेलिंग प्राइस जानना चाहता है जिसमें सीपी तो हो ही और 15% ना लाभ होकर के प्रॉफिट आपका कितना मिले, 20% का उसको प्रॉफिट। यानी वो दो वैल्यू जानना चाहता है, इन दोनों का मान पूछना चाहता है, 120% की वैल्यू जानना चाहता है। कोई बात नहीं है, 115% बराबर हम लिखेंगे यहाँ से 230, तो हम यहाँ से लिख देंगे 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये आ जाएगा 230 बटा 115 और 120 आ जाएगी। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये 23 दहम कट जाएगा और ये आपका मूल्य आ जाएगा 240 रुपए। ये आ जाएगा 20% लाभ पर उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब बच्चों इसी को हमने आपको जैसे दो तरीके बताया था पिछले सवाल में, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि हमारा दूसरे तरीके से कैसे बनेगा। जैसे हमारा पहला प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट पहला है, ये पहला प्रॉफिट है हमारा 15%, और 15% की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 हो जाएगी। और अगर हम दूसरे प्रॉफिट की बात करेंगे तो दूसरा प्रॉफिट है हमारा 20% और 20% की वैल्यू होती है 1/5। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होती है, ये प्रॉफिट होगा आपका, ये वैल्यू भी आपकी सीपी होगी और ये भी वैल्यू आपकी किसकी होगी, प्रॉफिट की। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो लॉस लिखेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ से, अगर हम यहाँ से SP1 और SP2 निकालें तो आप बच्चों देखिए यहाँ से SP1 हमारा और SP2 निकालेंगे यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि 20 रुपए के सामान में 3 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो यानी हम इसको कितने बेचेंगे, 23/20 में बेचेंगे। इसी तरह से 5 रुपए के सामान में 1 रुपए का लाभ ले रहे हैं, यानी हम इसको बेचेंगे कितने में, 6/5 में बेचेंगे। सो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 चौके 20, 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23/24 हो जाएगा। और बच्चों आपने देखा ये आपका SP1 है और आपका ये SP2 है, और इसकी जो वैल्यू आपको दिया है 230 रुपए दिया है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 10, तो 24 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 गुणे 10 यानी 240 रुपए। तो आपने देखा कि हमने इसे दूसरे तरीके से बताया, पहले तरीके से भी बताया, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था। तो हम इस तरह से किसी भी तरीके को अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपको सिंपल लगता है, जिसमें आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आप किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन हम इनको जानना हमें जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब सवाल आएंगे तो हम सवालों को देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये सवाल हमारा किस तरह से ज्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए हमें इन दोनों प्रक्रियाओं को जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों ये आपका रहा चौथा सवाल। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 5वां। इसने कहा कि एक वस्तु को 9,600 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक वस्तु को 9,600 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ 20% का लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बच्चों जब उसने बेचा 9,600 रुपए, 9,600 रुपए में उसने बेचा, तो ये इसमें इसको लॉस हो गया, यानी जो उसने पैसा 100% लगाया था वो उसको पूरा नहीं मिला। लॉस का मतलब क्या होता है, जब हम 100 से नीचे जाते हैं तो हमें लॉस होता है, 100 से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन उसे जब 9,600 में बेचा तो उसे 100% वैल्यू नहीं मिली, जो उसने इन्वेस्ट किया था वो नहीं मिला। उससे कितना उसको कम मिलता है, उसको 20% कम मिलता है। यानी ये सीपी की जो उसने लागत थी, ये उसकी कितनी परसेंट वैल्यू है, 80%। जो उसने उस वस्तु को खरीदने में पैसा लगाया ये उसका पूरा मूल्य नहीं है, ये उससे 20% कम मूल्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9,600 रुपए है ये उसकी लागत का 9,680% वैल्यू है। ये जो 9,600 है ये उसकी जो लागत है, जितने रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा था, ये उसकी 80% वैल्यू है। लेकिन वो चाहता क्या है कि उसे 20% का लाभ हो। वो ये चाहता है कि उसने जो लगाया वो मिले और 20% उसको प्रॉफिट मिले। इसका मतलब वो वैल्यू कौन सी जानना चाहता है, 120% की वैल्यू जानना चाहता है। तो ये हो जाएगा 9,600
100/80 और गुणे 120 काट देंगे इसको, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 14,400 रुपए। ये उसका 20% लाभ पर उसका सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बच्चों आपने देखा कि इसका ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन होगा। अब बच्चों इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 4,000 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। तो बताइए 12.5% का लाभ लेने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले उसको लॉस हुआ और लॉस हुआ उसको 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% की वैल्यू आप जानते हैं ये होता है 1/6 होता है। और दूसरे केस में उसको क्या है, वो चाहता क्या है, 12.5% का प्रॉफिट चाहता है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट देख लेंगे 12.5% और 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसने कहा कि 4,000 में जब उसको बेचा गया तो 16 सही 2/3% की हानि होती है। कह रहा कि अगर वो 12.5% का लाभ चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी वैल्यू ये डिनोट करेगी, वो सीपी को डिनोट करेगी और ये किसको डिनोट करेगी, लॉस को करेगी। ये हमारा क्या हुआ, सीपी हुआ और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्रॉफिट के केस में जो आपका न्यूमरेटर होता है वो प्रॉफिट होता है और अगर लॉस होता है तो उसको हम लॉस से इंडिकेट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से SP1/SP2। आप देख रहे हैं कि 6 रुपए के सामान में 1 रुपए का लॉस हुआ तो हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 5/6। इसी तरह से 8 रुपए के सामान में 1 रुपए का लाभ हुआ तो ये बनेगा 9/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको बनेगा यहाँ से SP1/SP2 ये बन जाएगा 8 पंचे 40 और यहाँ बनेगा 9 छक्के 54। और हमारा जो पहला सेलिंग प्राइस दिया गया वो 4,000 दिया गया तो 40 रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई 4,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो 54 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 गुणे 100 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5400 रुपए। तो आपने देखा कि हमने दूसरा सेलिंग प्राइस कितना निकाला, 5400 रुपए निकाला और ये आपका ऑप्शन नंबर होगा, ए ऑप्शन होगा। अब हम लेते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, अच्छा सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया आपसे। इसने कहा कि एक घड़ी को अगर हम 1,040 रुपए में बेचते हैं तो हमें 4% का लाभ प्राप्त होता है। कह रहा है अगर इसे 950 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो अब आप देखिए इसको हम उलट देंगे। कैसे उलट देंगे कि अगर ये 1,000, पहले तो हम 4% की वैल्यू निकालें, 1,040 बराबर, पहले आप इस तरह समझेंगे, 1,040। इसने कहा कि 1,040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। लाभ का मतलब होता है मोर देन 100। यानी ये जो 1,040 है इसमें दो चीजें हैं, एक तो उसका सीपी है और दूसरा है उसका प्रॉफिट है। सीपी माने 100% और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको 4%। यानी ये जो वैल्यू आपको मिली ये टोटल कितनी मिली, 104%। तो 1,040 की जो वैल्यू है वो 104% के बराबर है। इसने कहा कि अगर इसको 950 रुपए में हम बेचें तो इसका सेलिंग प्राइस इसको कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो अब आप देखिए 1,040 की वैल्यू 104%। 104 यानी जब 100 से कोई ऊपर वैल्यू जाएगी तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं और 100 से जितना नीचे होती है वो वैल्यू क्या होती है, लॉस। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं 100 से हम कितना ऊपर जा रहे हैं, 4 ज्यादा जा रहे हैं, तो इसी का मतलब हुआ कि हमें 4% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम देख लेंगे कि हमारे जो 950 रुपया है ये कितने परसेंट के बराबर है। अगर ये 100 से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर 100 से नीचे जाएंगे तो हमें लॉस होगा। हालांकि वो प्रश्न में जरूर प्रश्न में कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लॉस होगा। इसका मतलब जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो 100 से नीचे आएगी और जितना नीचे आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आता है 104/1040 गुणे 950। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 104 से 104 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 95%।
तो आपने देखा कि अगर हमें 100 से नीचे वैल्यू मिलती है तो हमें लॉस होता है, 100 से ऊपर वैल्यू मिलती है तो हमें प्रॉफिट होता है। ये वैल्यू 95% 100 से कितना नीचे है, 5% नीचे। इसलिए इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा, और वो हमारा जो लॉस परसेंट आएगा वो लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा 5%। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको इस तरह से सवाल दिया जाए तो आप उसको इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज इस सवाल को फिर बनाने का तरीका ये हो सकता है, वो फिर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि पहले हम इसकी सीपी निकालें और सीपी निकालने के बाद देखें कि 950 रुपए सीपी से छोटा है या सीपी से बड़ा है, और उस तरह से हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं, अगर आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसे देखते हैं। जैसे इसने कहा कि 4% का उसको लाभ हुआ, तो 4% का मतलब होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। यानी अगर 25 रुपए का सामान है तो उसे प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमारा एसपी और सीपी का रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 26/25। और 26 रेशियो की वैल्यू हमको दिया गया है 1040 रुपए। अब हम इसको काट देंगे और काट करके इसको सीपी निकालेंगे पहले। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 चौके 52, यहां से आ गया आपका 40। तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 गुणे 40, 25 चौके 100, यानी 1000 रुपए आ गया यहाँ से। तो आपने देखा कि इसका सीपी कितना आ गया, 1000 रुपए, और सीपी है इसका 1000 रुपए, और हम इसको बेचना कितने में चाहते हैं, 950 रुपए। तो अब हमें लॉस होगा, 1000 का सामान है, 950 रुपए में बेच रहे हैं, लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया हमको 50 रुपए। तो हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे, और लॉस परसेंट बराबर होता है आपका, लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस गुणे 100 डिवाइडेड बाई सीपी। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट गुणे 100 और बटा 10, प्रॉफिट गुणे 100 बटा सीपी। क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस की जो गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हमेशा सीपी से करते हैं। तो अब अगर आप यहां से देखें, अगर हम यहां से लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो लॉस परसेंट बराबर आपका हो जाएगा, यहां से ये आपका लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा 50 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 1000। और आप देख रहे हैं यहां से आपको जो लॉस परसेंट की वैल्यू आ गई वो आपकी 5% आ गई। तो इस तरह से हम इस सवाल को जा सकते थे, बट इस तरह में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपके स्टेप बढ़ रहे हैं, और जब स्टेप बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से हमारा टाइम भी बढ़ जाता है। तो ये था हमारा 7वां सवाल। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक वस्तु को अगर 5400 रुपए में बेचा जाए तो 28 सही 4/7% का लाभ प्राप्त होता है। 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। On selling an article for rupees 5,400, a man gets 28.4/7% profit. What will be selling price of that article at 33.1/3% profit? ये भी बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है जैसे आपने पीछे लगाया सवाल। आपका सेलिंग प्राइस जानना चाहता है, तो आप ये देख रहे हैं कि 28 से ही 4/7 का जो वैल्यू होगा, 28 से ही 28/4/7। आप जानते हैं कि 14 से ही 2/7 होता है 1/7, तो 28 से ही 4/7 होगा 2/7। और उसने कहा कि 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, 33 1/3%, और इसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था ये होती है 1/3।
ये आपका सीपी हुआ, ये आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये आपका दोनों केस में प्रॉफिट है। ये भी आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है। तो आप यहां से देखेंगे कि हमारा जो SP1 और SP2 का हम रेशियो निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 7 रुपए का सामान है, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बेचेंगे कितना, 9/7 में। दूसरा कितना है, 3 रुपए का सामान है, 1 रुपए का लाभ लेंगे, बेचेंगे कितना, 4/3 में। और ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27 और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। और आपको 27 रेशियो की वैल्यू दिया हुआ है। पहला हमारा सेलिंग प्राइस दिया 27 रेशियो बराबर दिया है आपको 5400 रुपए। तो आपको 28 की वैल्यू पूछा है, 27 दूनी 54 यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो 28 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 गुणे 200, 28 दूनी 5600, यानी ये आपका 5600 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 33 सही 1/3% लाभ पर। अब बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन नंबर है। एक वस्तु को 2550 रुपए में बेचने पर 66 सही 2/3% का लाभ होता है। इसे अगर 2142 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपने देखा पिछला जो हमारा क्वेश्चन नंबर था आपका, इसी तरह का पीछे एक क्वेश्चन था, आप देखेंगे बिल्कुल उसी टाइप का ये प्रश्न है। तो इसने कहा कि अगर हम इसे 2550 रुपए में बेचेंगे तो 66 से ही 2/3% का लाभ प्राप्त होता है। आई होप कि इस तरह का प्रश्न आपने 7वें नंबर में समथिंग किया था। तो आप ये देखिए कि इसको जब बेचा गया 2550 रुपए में तो उसको 66 से ही 2/3% का लाभ हो, 66 से ही 2/3, 66 2/3%। और ये जो वैल्यू होती है ये हो जाती है 2/3, क्योंकि 33 से ही 1/3 होता है, 1/3 तो 66 से ही 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसने कहा कि 2550 रुपए में बेचा गया, 66 से ही 2/3% का लाभ होता है। 2142 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम यहां से आपको 2 तरीके बताए थे हमने आपको। सबसे पहले देखते हैं यहां से कि हमारा SP1 अपॉन, यहां से आप देखेंगे ये हमारा सीपी हुआ, ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। यहाँ से SP1 अपॉन SP2 और ये बराबर आपका आएगा यहाँ से 3 रुपए का सामान है, 2 रुपए का प्रॉफिट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/3 हो जाएगा। और इसका जो अगला रेशियो निकलेगा, हमने मान लिया कि अगला जो रेशियो मिलेगा वो x मिलेगा। अगला रेशियो जिसका मिलेगा वो x मिलेगा यहाँ से। अब हमको यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस दिए गए हैं। यहाँ पर पहला भी सेलिंग प्राइस दिया गया है और हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको इसका एक अलग तरीका भी बताऊंगा। तो आपने देखा कि हम यहाँ से SP1 और SP2 निकाल लेंगे। SP1 हमको दिया है 2550 और SP2 आपको दिया है 2142 और ये बराबर हो जाएगा 5/3x हो जाएगा। ये जो x है, ये x जो है ये दो चीजों को डिनोट करेगा। ये डिनोट करेगा SP अपॉन CP को डिनोट करेगा। SP अपॉन CP यानी जो इसका, या SP2 कहें और CP कह सकते हैं, ये इसको डिनोट करेगा। तो अब आप इसको काट के निकाल सकते हैं। आप यहां से देखेंगे 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। इसको काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 3 से फिर काट सकते हैं। और 3 से जब हम काटेंगे इसको, या x बराबर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 714/510। आप इसको 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 17 एकम 17
और 8 5 17 से कट जाएगा ये, 17 चौके 68, 17 दहम 170 और ये आ जाएगा 17 एकम 17 और 17 चौके 68, 17 चौके 68 ये कट जाएगा आपका। तो आपने देखा ये जो हमें वैल्यू मिली, ये हमको जो वैल्यू मिल गई ये SP2/CP की वैल्यू है और ये आ गया आपका 14/10। यानी अगर हमारा 10 रुपए का सामान है तो हम 14 रुपए में उसको बेच रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो 2142 रुपए है ये सीपी से कितना बड़ा है, ये चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हमारा 10 रुपए का सामान होगा तो जो हमारा अगला सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपए है, 14 रुपए। यानी हमें प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से 40% का हमें यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा, क्योंकि 10 रुपए का सामान है 14 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाता है, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी, और ये आ जाएगा आपका 4 गुणे 100 और बटा कितना हो जाएगा 10, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 40% आ जाएगा यहाँ से। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 4 गुणे 100 और बटा 10, 10 दाम 100, यानी ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 40%। देखिए यहाँ से क्या है कि इसने कहा कि अगर हम इसे 2550 रुपए में बेचते हैं तो उसे लाभ होता है 66 से ही 2/3% का। 66 से ही 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी अगर हमारा 3 रुपए का सामान है 2 रुपए लाभ लेकर के उसको बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, रेशियो 5/3 बनेगा। इसने कहा कि अगर इसको हम 2142 रुपए में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमने मान लिया कि X% का यहाँ पर लाभ आएगा। तो ये जो है ये अगला सेलिंग प्राइस है, ये पहला सेलिंग प्राइस है, ये दूसरा सेलिंग प्राइस है। हमने इनको दोनों को रख दिया तो यहाँ से दोनों का रेशियो निकल के आया और हमने x की वैल्यू निकाल लिया, और x की वैल्यू निकल कर जब आई तो आपने देखा कि SP2 और CP में आपका बन रहा है 14/10, यानी 10 रुपए का अगर सामान था तो दूसरा जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो 14 रुपए बन रहा है, यानी प्रॉफिट कितना होगा आपका 40%। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है आपसे। क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर इसके विक्रय मूल्य का 25% लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए यहां से आप जानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा और उसको बेच दिया 12 रुपए। 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में उसको बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 2 रुपए। तो अब अगर हम यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा 2/10 इंटू 100, क्योंकि हमारा प्रॉफिट परसेंट मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी। हमेशा जब हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो उसे हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। यहां पर जो प्रॉफिट दिया गया है वो सेलिंग प्राइस पर दिया गया है। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस पर हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने जब प्रॉफिट परसेंट निकाला तो प्रॉफिट परसेंट मैंने कॉस्ट प्राइस पर उसकी कंपेयर किया, क्योंकि यहां पर 10 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा सेलिंग प्राइस पर तो फिर देखिए कैसे होगा। अब यहां पर अब मेरा प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई एसपी। ये मेरा जो प्रॉफिट परसेंट आएगा ये प्रॉफिट परसेंट आएगा सेलिंग प्राइस पर। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है तो कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, लेकिन अगर वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट निकाला गया है दैट मीन्स उसकी जो कंपेयर किया गया है वो सेलिंग प्राइस से किया गया है, यानी जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो सीपी के बजाय क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस जाएगा। तो अब अगर हम जब सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 और ये आ जाएगा
और ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। तो आपने दोनों का अंतर समझा कि अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है, दैट मीन्स उसकी उस प्रॉफिट की कंपेयर सीपी से करेगा। लेकिन जब प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर निकाला जाएगा तो उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम सेलिंग प्राइस से करते हैं। इस सवाल में जो कह रहा है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में सीपी नहीं जाएगा बल्कि सेलिंग प्राइस जाएगा। जैसा आपने देखा कि अगर उसने कहा कि उसे जो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? यहाँ से प्रॉफिट परसेंट है उसका 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एसपी हुआ और ये हमारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने जो कैलकुलेशन किया प्रॉफिट की वो सेलिंग प्राइस पर किया। तो हम यहां से कह सकते हैं सीपी, एसपी और प्रॉफिट। यानी अगर हमारा सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, उसमें हम 1 रुपए का लाभ कमाते हैं, यानी किसी वस्तु को हमने 4 रुपए में बेचा जिसमें 1 रुपए लाभ का है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 3 रुपए। 3 रुपए का सामान 4 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 रुपए का हो जाएगा। तो अब अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट यहां से निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सीपी, यानी 3 × 100, और ये आपका हो जाएगा 33/1/3%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम उसको किस प्रकार से, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हमको लगाना किस प्रकार से। इसी तरह से और आपने देखा कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा डी ऑप्शन, इसमें आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ पर उसने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन किया वो कॉस्ट प्राइस पर किया, तो बताइए सेलिंग प्राइस पर उसके प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का 20% लाभ प्राप्त होता है, बताइए विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी अगर हम यहाँ से कहें कि अगर हमारा कोई सामान 10 रुपए का है या हम कहें 100 रुपए का, तो हमारा सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट पर कितना हो जाएगा? 120 होगा, क्योंकि इसने जो प्रॉफिट लिया 20% वो कॉस्ट प्राइस पर लिया। एक वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य का 20% लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी अगर हम 100 रुपए का सामान खरीदेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस 120 रुपए होगा और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। अब उसने कहा कि इस प्रॉफिट की अगर गणना अगर हम सेलिंग प्राइस से करेंगे तो कितना होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमारा प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी ये हो जाएगा 20/120 और इंटू 100। क्यों? क्योंकि हमारा अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंट जो आएगा वो प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट परसेंट जानना चाहता है सेलिंग प्राइस पर। तो अब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16/3% इसका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसने कहा कि एक आदमी एक बेडशीट को 450 रुपए में खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। एक आदमी एक बेडशीट को 450 रुपए में खरीदता है और उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 12, बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या था। अब चलिए देखते हैं। उसने खरीदा बेडशीट को 450 रुपए में और जब बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ विक्रय मूल्य का 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ और ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसने लाभ की जो गणना किया है वो विक्रय मूल्य पर किया है। यानी अगर 10 रुपए में बेच रहा है तो उसमें लाभ कितना है? 1 रुपए का। अगर 10 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए लाभ कमा रहा है, इसका मतलब सीपी कितना हुआ
और एसपी कितना हुआ, सीपी हो जाएगा 9 रुपए और एसपी ऑलरेडी आपका दिया हुआ 10, और सीपी की वैल्यू यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, उसने बेडशीट को 450 रुपए में खरीदा था। तो 9 रेशियो बराबर 450, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 50 यानी कितना हो जाएगा 500। तो इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या था, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने देखा कि लाभ की जो उसने कैलकुलेशन किया सेलिंग प्राइस पर किया, और जब सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेशन करता है प्रॉफिट की तो नीचे वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस को बताता है और ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को बताता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु को 19% हानि पर एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अब देखिए इस टाइप के सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे आपको परीक्षाओं में मिलते हैं और पूछे भी जाते हैं। आपके जितने भी परीक्षाएं होती हैं लगभग इस तरह के आपको सवाल कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता है। इसने कहा कि एक वस्तु को 19% हानि पर एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया। जब हानि पर हम कोई सामान को बेचते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने जितना पैसा लगाया उससे हमें उतना नहीं मिला, बल्कि उससे नीचे मिला। यानी अगर हम 100% लगाएंगे और अगर 19% का हमें लॉस होता है, यानी उस सीपी की हमें 81% वैल्यू मिलेगी। हमने 100% लगाया था और हमको 19% का लॉस हो गया, यानी हमने जितना लगाया था उसकी 81% वैल्यू हमको मिली। और 81% वैल्यू मान लेते हैं कि वो x रुपए था। ये जो था ये x रुपए था, जो 81% वैल्यू थी वो x रुपए था। इसने कहा कि अगर ये जो x रुपए में हम बेच रहे हैं, अगर हम x रुपए में ना बेचते 162 रुपए अधिक में बेचते, तो कह रहा अब हमें हानि नहीं होती बल्कि लाभ होता है। तो लाभ का मतलब ये हुआ कि हमें मोर देन 100 मिलेगा, और यहाँ लाभ कितना हो रहा है, कह रहा कि एक वस्तु को 19% हानि पर बेचने पर हानि पर बेचा जाता है एक निश्चित मूल्य पर। कह रहा जब इसे पहले से 162 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 17% का उसे लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो अब आप देख रहे हैं कि जब वो 19% हानि पर बेचा, यानी सीपी की 81% वैल्यू मिली, लेकिन जब वो लाभ पर कह रहा है कि अगर 162 रुपए उसे अधिक में बेचा जाएगा तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा 17%। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको मिलेगा सीपी का 117%, और ये बराबर किसके हो जाएगा x प्लस 162। अब अगर हम इन दोनों को घटा लें यहां से, तो आप देखेंगे यहां से मिलेगा सीपी का यहां से आपको मिलेगा 6 और यहां से मिलेगा 3, यहां से आपको मिलेगा सीपी का 36%, और ये बराबर किसके हो जाएगा 162 के हो जाएगा। तो अब आपको सीपी का 36% वैल्यू कितनी आ गई 162 आ गई। तो अगर हम सीपी निकालना चाहते हैं तो सीपी, इसका मतलब हुआ सीपी इंटू 36/100, और ये बराबर हुआ 162। तो या हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, पहले हम सीपी यहां से निकाला, ऐसे डायरेक्ट निकाला जा सकता था। 6 से काटेंगे 6 36 और 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 3 2 जा 6, 3 9 जा 2 5 जा, और ये सीपी बराबर आ जाएगा 450। तो इस तरह से देखा आपने कि इस प्रकार का सवाल हमें कैसे लगाना है। लेकिन आप ये देखिए कि हमेशा इस प्रकार का सवाल आपको निकालना कैसे है। जब आपने देखा कि पहले वो लॉस पर बेच रहा है और जब उसने कुछ दाम बढ़ा दिया तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि इस प्रकार का जब सवाल है हम डायरेक्ट कैसे निकालें। तो आपने देखा पहले हानि पर बेचा तो हानि कितनी हुई उसको 19%, और बाद में लाभ कितना हुआ उसको 17% का। तो 19 और 17 हम दोनों को जोड़ देंगे, तो 19 और 17 होगा कितना 36%। तो अब इसको देखिए डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। पहले उसको हानि हुई, और हानि हुई उसको 19% की, और बाद में क्या हुआ उसको लाभ हुआ 17% का। इसको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 36%। तो अब हम यहां से लिखेंगे 36% बराबर 162, तो 100% बराबर
क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 36 और गुणे 100। अब इसको हम काट देंगे, 6 से इसको काट दिया। यह आपने देखा कि इसका जो वैल्यू आया था वो 450 रुपए आया। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को हमें लगाने में सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में हम इस सवाल को बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। लाभ और हानि जब दिखे तो दोनों वैल्यूओं को क्या करना है, जोड़ देना है। कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि हम इस कॉन्सेप्ट का मतलब कैसे निकालते हैं, और इसको शॉर्टकट से निकालेंगे तो हम इस तरह से डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं। अगर लाभ और हानि दो चीजें मिले तो जोड़ देना है, अगर लाभ लाभ ही रहे तो घटा देना है। जैसे आपने इस प्रश्न में देखा कि पहले हानि पर बेच रहा है, फिर बाद में जब दाम बढ़ाया तो लाभ हुआ, यानी एक बार हानि हुई एक बार लाभ हुआ। तो अब हमें डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि कोई सामान पहले अगर जब बेचा गया तो हानि हुई और इसके बाद जब उसने दाम बढ़ाया उसको लाभ हुआ, इसका मतलब वो हानि पहले सीपी पर जाएगा फिर सीपी से ऊपर जाएगा। इसके माने दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आएगा, 36% का आएगा। तो जब लाभ और हानि दोनों हो तो डिफरेंस को क्या करना है, जोड़ देना है। और अगर लाभ लाभ ही आए तो हमें दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है। लाभ हानि के केस में जोड़ना है और लाभ लाभ के केस में क्या करना है, डिफरेंस करना है। जैसे आगे हम सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। एक मेज को 400 रुपए के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है। अब देखिए पहले वो 400 रुपए में बेच रहा था, पहला सेलिंग प्राइस कितना था, 400 रुपए। कह रहा कि अगर 400 की जगह हम बेच दे उसको 350 रुपए, तो उसको लॉस कितने रुपए का हो जाएगा, 50 रुपए का लॉस हो रहा है। 400 रुपए का सामान 350 में बेच रहा है तो लॉस कितना हो रहा है, उसको 50 रुपए का लॉस हो रहा है। और इस 50 रुपए की प्रतिशत में वैल्यू कितना दे रहा है, 5% दे रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 5% बराबर 50, तो 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि हमें सीपी चाहिए तो हो जाएगा 50 बटा 5 गुणे 100। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका जो सीपी हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा। एक वस्तु को 400 के बजाय अगर हम 350 बेचेंगे हमें नुकसान कितना होगा, लॉस कितना होगा, 50 रुपए का। और इस 50 रुपए की प्रतिशत में जो वैल्यू दी गई है वो 5% दी गई। तो हमने इसको लिखा 5% बराबर 50, तो 100%। क्यों, क्योंकि हमें सीपी चाहिए और सीपी मीन्स होता है 100%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसने कहा कि एक वस्तु को 12.5% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं। फिर ये वही क्वेश्चन आ गया जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा था। 12.5% हानि के बजाय 12.5% लाभ पर अगर बेचा जाए तो कह रहा 13 रुपए अधिक मिल रहे हैं। एक जगह हानि हो रही है और एक जगह लाभ हो रहा है। तो दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 12.5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर हम 12 सही 1/2 12.5% और इधर से 12.5% दोनों को जोड़ दें, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 25%। मैंने आपको बताया कि अगर एक बार लॉस पर बेचे एक बार प्रॉफिट पर बेचे तो डिफरेंस निकालने के लिए, दोनों सेलिंग प्राइसों का डिफरेंस निकालने के लिए आपको इन्हें जोड़ देना है। और अगर लाभ लाभ आए तो क्या करना है, घटा देना है। तो आपने देखा कि ये 25% उसको एक्स्ट्रा मिला। आप देख रहे हैं दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच में 25% का डिफरेंस आता है जब दाम 13 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो 25% बराबर हो गया 13, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13/25 गुणे 100। 25 चौके 100, 13 चौके 52 रुपए। तो ये आ गया उसका सीपी आ गया। यानी जिस सामान को हम पहले 12.5% हानि पर बेच रहे थे, बाद में 12.5% लाभ पर जब बेचा 13 रुपए बढ़ा करके, तो उस वस्तु का जो सीपी है वो होगा आपका 52 रुपए। तो आपने देखा इस टाइप के सवालों को हमें किस प्रकार से लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा कि एक फल विक्रेता आमों को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है।
यानी एक निश्चित दाम पर बेचा और उसने लाभ प्राप्त किया। कह रहा कि अगर वह पहले से, अगर वो, यदि वह प्रत्येक आम पर पहले से 1 रुपए अधिक में बेचता, यानी पहले जितने में बेचता था अगर उसे 1 रुपए दाम बढ़ा देता तो कह रहा उसे 50% का लाभ प्राप्त होता। तो बताइए प्रारंभ में एक आम का विक्रय मूल्य क्या था। तो आपने देखा कि जब वो पहले बेचता था तो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 120% था। उसका सेलिंग प्राइस कितना था? 120%, 125% है, क्योंकि लाभ उसको 25% हो रहा है। उसको लाभ हो रहा है 25%, यानी उसका पहला जो सेलिंग प्राइस था वो 125% था। 25% लाभ पर अगर सीपी 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा। इसने कहा कि अगर, अब मान लीजिए ये 125% पर बेचता था और उस सामान का जो सेलिंग प्राइस था वो x रुपए था और इस x की वैल्यू प्रतिशत में कितनी है? 125। कह रहा कि अगर इस सेलिंग प्राइस का दाम वो 1 रुपए बढ़ा देता है, 1 रुपए क्या करता है? बढ़ा देता है। तो कह रहा अब उसका जो लाभ है वो 125% नहीं लगाया जाता, अब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? अब उसका सेलिंग प्राइस, लाभ जो हो रहा है 50% हो रहा है, यानी अब उसको कितना मिलेगा? 150% मिलेगा। इसके माने दोनों सेलिंग प्राइसों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ? 25% का। और ये डिफरेंस आया किस बात पर? 1 रुपए दाम बढ़ाने पर। तो हम कह सकते हैं कि 25%, ये 1 रुपए जो है वो किसके बराबर है? ये 1 रुपए किसके बराबर है? 25% के। क्यों? क्योंकि पहले उससे लाभ हो रहा था 25%, अब लाभ हो रहा है 50%। लाभ बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि उसने जो सेलिंग प्राइस था पहले से 1 रुपए बढ़ा दिया। यहाँ पर आपके पूछा गया प्रारंभ में एक आम का विक्रय मूल्य क्या था, तो हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे। यहाँ से या सॉरी, यहाँ पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 125% है। अगर हम 100% निकालेंगे तो उस आम का सीपी निकलेगा, लेकिन हमको उसका सेलिंग प्राइस चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है प्रारंभ में एक आम का विक्रय मूल्य क्या था, और एक आम का जो विक्रय मूल्य प्रारंभ में दिया हुआ है वो कितना दिया है? 125%। तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। 125% बराबर कितना हो जाएगा? 1/25 गुणे 125, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 5 रुपए। तो ये आ गया उस एक आम का प्रारंभिक सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ से। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल उसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जैसा मैंने भी आपको पीछे सवाल बताया, बिल्कुल उसी पर आधारित सवाल था। अगर ये सीपी पूछता कि बताइए प्रारंभ में उस एक आम का सीपी कितना था, तो हम यहाँ 125% नहीं निकालते बल्कि 100% निकालते, क्योंकि ये हमारा सेलिंग प्राइस था यहाँ पर। तो अब लेते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर सवाल लेते हैं। सत्रह नंबर में कह रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो क्रय मूल्य का 8/5 भाग है। तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम यहां से निकाल लेंगे SP/CP बराबर 8/5, यानी अगर CP 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 8 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 8 - 5 बराबर 3 रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा 3, यानी प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 दिया 60% का हमारा प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य में खरीदा और क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर उसे बेच दिया। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब देखते हैं उसका जो क्रय मूल्य है वो SP का 13/15 है। तो यहां से CP/SP क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/15। CP हुआ उसका 13 रुपए, SP हुआ उसका 15 रुपए, और उसका जो नया SP कह रहा कि जो उसने बेचा, जितने में खरीदा था उससे 20% अधिक में बेच दिया, 20% प्रॉफिट लेकर के उसने बेच दिया। तो उससे प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
13 दूनी 26, 2 रुपया 60 पैसे का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो भी हो 13 दो 15 रुपया 60 पैसे, ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हम यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 13 रुपए का सामान था, 2 रुपया 60 पैसे का उसने लाभ कमाया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 2.60 बटा 13 और गुणे 100, ये आ जाएगा 260 बटा 13 और ये आ जाएगा आपका 13 दूनी 26, 20%। तो आपने देखा कि इस टाइप के सवालों को आपको किस तरह से बनाना है। उसने कहा कि जो सीपी है वो सेलिंग प्राइस का 13/15 है, हमने निकाल लिया, सीपी और एसपी निकाल लिया यहाँ से। इस बात उसने कहा कि उसने जितने में खरीदा था उससे कितना दाम बढ़ा करके बेच दिया, 20% दाम बढ़ा करके बेच दिया, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपया 60 पैसे का उसने लाभ लिया, 15 रुपया 60 पैसे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हमने उसको निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसने कहा कि यदि एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 1 रुपए में पहले से उसी प्रकार की 2 वस्तुएं अधिक खरीद लेता है। ज्ञात कीजिए वर्तमान मूल्य पर 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। अब देखिए इस सवाल को निकालने के कई तरीके हैं। पहले मैं आपको इसका व्यवहारिक तरीका बताता हूं, फिर हम इसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे ये भी हम इसको देखेंगे। इसने कहा कि एक व्यक्ति था, वो 1 रुपए में पहले कुछ वस्तुएं खरीदता था। एक व्यक्ति था, 1 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता था। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे में वो पहले कुछ वस्तुएं खरीदता था, लेकिन जब वो दोबारा जाता है उन्हीं वस्तुओं को खरीदने, पता चलता है कि मूल्य जो है कम हो गया है। और मूल्य कम कितना हुआ है, 25% मूल्य कम हो गया। 25% दाम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। यानी वो कितने पैसे की बचत कर लेगा, 25 पैसे की वो सेविंग कर लेगा। 25 पैसे की क्या कर लेगा, सेविंग कर लेगा। अगर 100 पैसे में पहले कुछ वस्तुएं खरीदता था, अब दाम 25% कम हो गया, यानी 25 पैसे उसने बचा लिया और उन बचे हुए रुपयों से उसने 2 वस्तुएं और खरीद ली। वर्तमान मूल्य में उसने 25 पैसे में 2 वस्तुएं और खरीद लिया। तो कह रहा है कि बताओ 1 रुपए में वर्तमान मूल्य पर कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो आपने देखा कि वर्तमान मूल्य में 25 पैसे में हम कितनी आर्टिकल खरीदते हैं, 2 आर्टिकल। ये जो हमारे पैसे बचे 25 पैसे, हमने इनमें क्या किया, 2 आर्टिकल और खरीद लिया। तो कह रहा है कि बताओ वो 1 रुपए में कितनी खरीदेगा। तो 1 रुपए माने 100 पैसे, 100 पैसे में कितनी खरीद लेगा, 25 पैसे में 2 आर्टिकल, तो 100 पैसे में कितना खरीदेगा, 2/25 गुणे 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी वो कितनी वस्तुएं खरीद लेगा, 8 वस्तुएं वो और खरीद लेगा। मतलब 8 वस्तुएं वो कुल खरीद लेगा। ये इसका सबसे व्यवहारिक तरीका है कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर वो 1 रुपए में पहले कुछ वस्तुएं खरीदता था, जब वो दोबारा बाजार जाता है पता चलता है उसका दाम क्या हो गया, 25% कम हो गया है। यानी जो सामान उसे पहले 100 पैसे में मिलता था अब वो 75 पैसे मिलेगा। तो उसने बचाया कितना, 25 पैसे। और इन 25 पैसे से उसने क्या किया, 2 वस्तुएं और खरीद लिया वर्तमान मूल्य पर। इसका मतलब ये हुआ कि 25 पैसे में 2 वस्तुएं खरीदता है तो 100 पैसे में कितनी खरीदेगा, 8 वस्तुएं खरीद लेगा। ये इसका व्यवहारिक तरीका हो गया लगाने। अब हम इसका दूसरा तरीका कैसे निकालते हैं, दूसरा तरीका भी देखते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु का दाम 25% कम कर दिया जाता है। देखिए एक व्यक्ति पहले 1 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता था,
जब दाम घट भी जाता है तो भी वो रुपया एक ही रुपया खर्च करता है। यानी पहले दाम घटने से पहले और दाम घटने से पहले 1 रुपये खर्च करता है और दाम घटने के बाद भी वो 1 रुपये ही खर्च करता है। तो फर्क कहाँ पड़ेगा? क्वांटिटी का फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले दाम घटा नहीं था तो वस्तुएं कम खरीदा होगा, और जब दाम घट जाएगा तो अब उन्हीं पैसों में वो ज्यादा वस्तुएं खरीद लेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि पहले खरीदी गई वस्तुएं और बाद में खरीदी गई वस्तुएं कितनी है। तो अब जरा देखते हैं यहां से कि उसका दाम कितना घट गया, 25% दाम घट गया। तो 25% दाम डिक्रीज हुआ। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी पहले अगर कोई वस्तु या वस्तुएं 4 रुपए में मिलती थी तो अब ये हो गया उसका इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक दाम। उसका प्रारंभिक दाम 4 रुपए था, उसमें 1 रुपए की कमी आ गई। 1 रुपए की कमी आ गई, यानी जो सामान पहले 4 रुपए में मिलता रहा होगा अब वो कितने मिलेगा? 3 रुपए मिलेगा। तो अब हम यहां से लिखेंगे उसका प्रेजेंट रेट लिखेंगे। आप इसको पहले पूरा समझिए, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट कर दूंगा। ये उसका आ गया प्रेजेंट रेट आ गया, और इसका प्रेजेंट रेट आ गया 3/4। जो सामान पहले 4 रुपए में मिलता था अब वो सामान कितना मिलेगा? 3 रुपए मिलेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं इनिशियल रेट, इनिशियल एक्सपेंडिचर, और ये आ जाएगा लेटेस्ट। ये आया उसको। तो अब आप यहां से देखिए, जब हमारा प्रेजेंट रेट ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी पहले जो सामान कोई वस्तु 4 रेट था, यहां से इनिशियल हम इसको रेट कहेंगे, इनिशियल रेट है ये। और ये लेटेस्ट रेट, यानी अगर हमारा इनिशियल रेट 4 रुपए था तो अब हमारा लेटेस्ट रेट कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। तो अब हमारा नया कंजप्शन क्या हो जाएगा? हमारा जो नया कंजप्शन हो जाएगा वो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। 3/4 है तो हमारा लेटेस्ट कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है उस चीज को भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने देखा कि दाम घट गया, यानी अगर कोई वस्तु पहले 4 रुपए में मिलती थी, 1 रुपए उसमें कम हो गया, तो अब उसका रेट कितना हो जाएगा? यहां से 3/4 हो जाएगा। यानी पहले एक वस्तु की कीमत अगर 4 रुपए थी और वस्तुएं Y खरीदी जाती थी, 4 रुपए दाम था उसका, पहले दाम 4 था, वस्तुएं खरीदी जाती थी X, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। एक वस्तु का दाम अगर 4 रुपए, खरीदी गई वस्तुएं X है, तो इसका टोटल दाम कितना हो जाएगा? 4X। और अब एक वस्तु का दाम कितना हो गया? 3 रुपए हो गया, खरीदी गई वस्तुएं कितनी हो जाएंगी? Y। तो अगर हम यहां से X/Y देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। या तो ये हमारा कौन सा दाम आ गया? यहां से देखिए, ये पहले खरीदी गई वस्तुएं या बाद में खरीदी गई वस्तुएं, या हम इसको अगर Y/X लिख दें तो ये आपको मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा। ये आ गया प्रारंभ में खरीदी गई वस्तुएं, प्रारंभ में खरीदी गई वस्तुएं, और ये वर्तमान में खरीदी गई वस्तु। यानी ये इनिशियल कंजप्शन है और ये लेटेस्ट कंजप्शन हो जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये जो हमने इसको रेसिप्रोकल किया, वो क्यों रेसिप्रोकल किया? तो ये आपको समझना चाहिए कि अगर हमारा रेट 25% डाउन हुआ, यानी 1/4 हो गया, यानी पहले अगर 4 रुपए दाम था तो 1 रुपए कम हो गया, तो कितना हो गया? 3/4 हो गया। तो हमारा लेटेस्ट कंजप्शन और ओल्ड कंजप्शन कितना हो जाएगा? इसका जस्ट
उल्टा हो जाता है। ये बात मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं इसको कि अगर हमारा लेटेस्ट रेट हो गया, ये हमारा इनिशियल रेट, और ये लेटेस्ट रेट, तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाएगा, ये लेटेस्ट रेट आ गया यहां से। अब हमारा न्यू कंजप्शन कितना आ जाएगा, न्यू कंजप्शन कितना आ जाएगा, न्यू कंजप्शन आ जाएगा यहां से 4/3 आ जाएगा, यानी ओल्ड कंजप्शन और ये न्यू कंजप्शन। तो अब आप ये देखिए कि आपने देखा ओल्ड और न्यू के बीच में डिफरेंस कितना का है। आप देख रहे हैं यहां से पहले कंजप्शन और बाद में कंजप्शन का 2 का अंतर है, 2 वस्तुएं वो अधिक खरीद लेता है। इसका मतलब ये आप देख रहे हैं दोनों के बीच में 4 और 3 का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। तो ये 1:2 को बताएगा, 1:2 को बताएगा। तो हमारा न्यू कंजप्शन पूछा है कि नया जो अब जो कह रहा है कि 1 रुपए में वस्तुएं खरीदेगा, वो कितनी वस्तुएं खरीदेगा। तो आपने देखा कि 1:2, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 2 × 4 बराबर 8 तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करते हैं और बहुत सिंपल हो जाता है तरीका आपका सवाल। इसी सवाल को इसी तरह का हम एक और सवाल देखेंगे। तो आपने देखा कि अगर दाम घटता है 25%, यानी 1/4, यानी अगर पहले कोई सामान 4 रुपए का मिलता था तो अब 1 रुपए कम हो जाएगा, यानी उसका जो लेटेस्ट प्राइस हो जाएगा 3 रुपए, ओल्ड प्राइस हो जाएगा उसका ये हो जाएगा। अब नया कंजप्शन कितना हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी 4/3। और दोनों के बीच में अंतर कितना है, जब दाम घटा तो उसने पहले से 2 वस्तुएं अधिक खरीद लिया। तो अब आप यहां से देखिए जब उसने 2 वस्तुएं अधिक खरीद लिया तो हमने 1:2, तो 4 कितना आ गया, 8 आर्टिकल्स आ गया यहाँ पर। इसको आगे करो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि बिल्कुल 19 की तरह ही है। इसने कहा कि सेबों के मूल्य में 15% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है। तो बताइए सेबों का वर्तमान प्रति किलोग्राम मूल्य क्या हो। तो अब आप देखिए ये कह रहा कि एक व्यक्ति पहले 240 रुपए में, पहले हम इसको व्यवहारिक तरीके से निकालते हैं कि 240 रुपए में वो कुछ केजी आम खरीदता था। कितना खरीदता था ये हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि जब वो दोबारा गया तो पता चलता है कि दामों में कमी आ गई है, और वो कमी कितनी आ गई है, 15% का दाम कम हो गया, 15% ये कमी आ गई है। कमी माने डिक्रीज हो गया। तो अगर हम इसकी 15% वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15/0 15 चौके 60, 15 दूनी 30 6 36, यानी उसने 36 रुपए उसने बचा लिया। कितने रुपए बचा लिया उसने, 36 रुपए बचा लिया। और उन 36 रुपए में उसने 2 किलोग्राम और खरीद लिए। वर्तमान रेट में उसने 36 रुपए में 2 किलोग्राम सेब और खरीद लिए। तो अगर वर्तमान रेट में 2 केजी एप्पल का जो दाम है वो 36 रुपए है, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 1 केजी एप्पल का दाम कितना हो जाएगा, 36/2, यानी 18 रुपया पर केजी इसका दाम। ये हमने आपको व्यवहारिक तरीके से बताया कि इसको अगर हम व्यवहारिक तरीके से ओरल निकालना चाहें तो हम इसको इस तरह से निकालते हैं। एक व्यक्ति पहले 240 रुपए खर्च करता था और कुछ किलोग्राम सेब लेकर के आता था। जब वो दोबारा जाता है पता चलता है कि दाम में कमी आ गई है, और निश्चित तौर से जब कोई दाम कम हो जाता है तो हम उन्हीं पैसे से ज्यादा वस्तुएं खरीद लेते हैं। आपने देखा कि उसके कितने रुपए बचाया उसने सेव कितना कर लिया,
उसने सेविंग किया, 36 रुपए की उसने सेविंग किया, और इन बचे हुए रुपयों से उसने क्या किया, 2 किलो सेब उसने और खरीद लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलो सेब का वर्तमान मूल्य कितना है, 36 रुपए। तो 1 किलो सेब का दाम कितना होगा, और ये आ जाएगा 18 रुपए पर केजी। तो ये आ गया उसका लेटेस्ट पर केजी प्राइस आ गया। ये हमने आपको व्यवहारिक तरीके बताया। अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें दिया है कि दाम में कमी कितनी आ गई, डिक्रीज कितना हो गया, 15% दाम इसका डिक्रीज हो गया, 15%। और 15% का मतलब होता है 3/20। तो इसका न्यू रेट कितना आ जाएगा, न्यू रेट आ गया इसका, न्यू रेट आ गया 17/20। तो न्यू कंजप्शन कितना आ जाएगा, न्यू कंजप्शन आ जाएगा इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 20/17 हो जाएगा। और ये हमारा ओल्ड कंजप्शन हुआ, ओल्ड कंजप्शन, और ये हमारा न्यू कंजप्शन, ये हमारा न्यू कंजप्शन। तो अब आप यहां से देखिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 रेशियो का। और ये 2 रेशियो, उसने कहा कि जब दाम कम हो गया तो उसने क्वांटिटी ज्यादा खरीदा, और उसने कितने सेब ज्यादा खरीदा, 2 किलोग्राम उसने सेब अधिक खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2, और ये 2 रेशियो बराबर आपका किसको डिनोट करेगा, 3 रेशियो बराबर 2 केजी को यहाँ से डिनोट करेगा। तो हम 20 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 × 20, और ये आपका आ जाएगा 40/3। तो ये आ गया हमारा अब खरीदे जाने वाले सेबों की क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी केजी, मतलब इतने केजी अब वो खरीद रहा है, 40/3 केजी वो एप्पल्स को खरीद रहा है यहाँ पर। तो अब हमें निकालना है कि उसका लेटेस्ट रेट क्या होगा। ये वर्तमान में खरीदी गई क्वांटिटी है, सेबों की खरीदी गई क्वांटिटी है। तो अब हम यहां से निकालेंगे लेटेस्ट पर केजी प्राइस, लेटेस्ट पर केजी प्राइस। 240 रुपए खर्च कर रहा है, और कुल क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, 40/3 केजी खरीद रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 4 × 24, 6 × 3 = 18, यानी 6 × 3, और ये बराबर आ जाएगा 18 के। एक बार इसको फिर से समझिए। आपने देखा कि दाम उसने 15% डिक्रीज किया, 15% होता है 3/20, यानी अगर कोई सामान पहले 20 रुपए मिलता था, अब 3 रुपए की ये कमी हो गई, ये डिक्रीज हो गया। तो 17 रुपए के सामान में 3 रुपए की कमी हो गई, तो उसका नया रेट क्या हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। 20 में 3 घटाएंगे, 17/20 आ गया। अगर न्यू रेट ये है तो न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये आ गया ओल्ड कंजप्शन, यानी पहले दाम घटने से पहले उसका जो कंजप्शन था, यानी क्वांटिटी जो खरीदता था, और ये वर्तमान मूल्य पर खरीदी गई क्वांटिटी। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 रेशियो को डिनोट करता है। और ये 3 रेशियो किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर 2 केजी से, क्योंकि जब दाम कम हुआ तो उसने क्वांटिटी कितना उसने और अधिक खरीद लिया था, 2 किलोग्राम। इसका मतलब 3 रेशियो बराबर 2 केजी, तो 20 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 40/3 केजी। तो ये जो आया, ये आया दाम घटने के बाद उसकी सेबों की खरीदी गई क्वांटिटी, कि उसने अब दाम घटने के बाद कितने किलोग्राम सेब को उसने खरीदा, और वो आया 40/3। 40/3 किलोग्राम खरीदता है कितने रुपए में, 240 रुपए में। तो 1 किलोग्राम कितने का खरीदेगा, 18 रुपए का खरीदेगा। तो ये आ गया उसका लेटेस्ट रेट आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है। दाम वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। इसने कहा कि कोई व्यक्ति है 40 रुपए में पहले कुछ आम खरीदता था, लेकिन अब दाम बढ़ गया। इसने कहा कि मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, 20% की
वृद्धि हो जाती है। तो 20% वृद्धि का मतलब हुआ यहां से इंक्रीज 20%, और 20% का मतलब होता है कि 1/5, यानी न्यू रेट हमारा कितना आ जाएगा, न्यू रेट आ जाएगा यहाँ से, न्यू रेट आ जाएगा इसका 6/5। तो न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा, न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा जस्ट पलट जाएगा 5/6 हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा नया कंजप्शन हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको पीछे प्रश्न में बताया था। अब कह रहा है कि नया कंजप्शन के बीच में अब ओल्ड कंजप्शन, ये हमारा ओल्ड कंजप्शन था और ये हमारा न्यू कंजप्शन। आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। उसने कहा कि जब दाम बढ़ गया तो उसने पहले से 4 आम कम खरीद पाया। तो आप देख रहे हैं कि ओल्ड कंजप्शन और न्यू कंजप्शन के बीच में डिफरेंस कितने का 1, और ये 1 रेशियो बराबर कितने केजी को डिनोट करेगा, कितने आमों को डिनोट करेगा, 4 मैंगो को डिनोट करेगा, क्योंकि दोनों के कंजप्शन के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 रेशियो बराबर 4 मैंगो। तो अब हमारा उसने पूछा कि ओल्ड प्राइस कितना था, तो हम यहाँ से ओल्ड कंजप्शन निकाल लेंगे, हमारा ओल्ड कंजप्शन कितना था, तो हम 6 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 4 × 6 बराबर आ जाएगा 24। तो आपने देखा कि वो पहले कितने आम खरीदता था, 24 आम खरीदता था, कब, दाम बढ़ने से पहले। तो उसका रेट क्या रहा होगा, तो हम यहां से निकाल लेंगे कि 24 आमों का दाम, 24 आमों का मूल्य 40 रुपए था। तो उसने कहा कि दाम वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो आपने देखा 25 आमों का दाम, 25 आमों का दाम 40 रुपए, तो 15 आमों का दाम कितना, ये हो जाएगा 40/24, 4 × 24, 4 धाम 40, 2 × 6, 2 × 10, 3 × 15, और ये आ जाएगा आपका 25 रुपए। अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर दाम यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है। 20% इंक्रीज का मतलब होता है 1/5, यानी पहले अगर 5 रुपए दाम था 1 रुपए बढ़ जाएगा, तो हमारा नया रेट कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। कंजप्शन क्या हो जाता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा 5/6 आ जाएगा। अब न्यू कंजप्शन और ओल्ड कंजप्शन के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 आमों का। उसने कहा कि जब दाम बढ़ गया तो उसने पहले से 4 आम कम खरीद पाया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में, न्यू कंजप्शन ओल्ड कंजप्शन के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। 5 और 6 का डिफरेंस 1 रेशियो बराबर 4 मैंगो के, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 24। हमने 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 24। 6 क्यों निकाला, क्योंकि हमें ओल्ड रेट चाहिए उसका, दाम बढ़ने से पहले उसने रेट पूछा। तो दाम बढ़ने से पहले उसने कहा कि अगर वो 15 आम खरीदता तो कितने का खरीद पाता। अगर तो हमने यहाँ से 6 रेशियो की वैल्यू निकाल लिया कि पहले हमारा ओल्ड कंजप्शन कितना था, और ओल्ड कंजप्शन था हमारा 24 आम। 6 रेशियो की वैल्यू हमने निकाल लिया, यानी दाम बढ़ने से पहले वो 24 आम खरीद पाता था। और 24 आम कितने में खरीदता था, 40 रुपए में। तो कह रहा है कि बताओ अगर वो 15 आम खरीदता तो कितने रुपए में खरीदता। तो आपने यहाँ से देखा कि 25 रुपए हमने इसका दाम निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर आपसे वो लेटेस्ट प्राइस भी पूछ सकता था कि बताइए आमों का वर्तमान प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। ये भी यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था। जैसे आप अगर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से न्यू कंजप्शन निकालें तो न्यू कंजप्शन निकाल लेंगे यहाँ से, तो 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 20 आम आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमने ओल्ड कंजप्शन निकाला दाम वृद्धि से पहले। तो दाम वृद्धि से पहले हम 24 आम खरीद पाते थे, लेकिन जब दाम बढ़ गया तो निश्चित तौर से हम आमों की संख्या क्या करेंगे, कम खरीद पाएंगे। तो ये हमारा न्यू कंजप्शन आ जाएगा। न्यू कंजप्शन कितना, 1 रेशियो की वैल्यू 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आम। यानी दाम बढ़ने से पहले वो 20 आम खरीद पाता था। 20 आम कितने रुपए में खरीद पाता था, 40 रुपए में। तो 1 आम का दाम निकल आएगा। तो यहाँ से आपसे अगर पूछता है कि
नया रेट क्या होगा, तो हम यहां से उसका नया रेट भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको सवाल को दूसरे तरीके से देखें तो हम इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? इसने कहा कि 20% की वृद्धि हो गई। पहले कोई व्यक्ति 40 रुपए में मान लीजिए कि एक्स आम खरीदता था, लेकिन कह रहा कि 20% दाम की वृद्धि हो गई। तो अब देखो, ये अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप समझ लीजिए, इसको भी समझते हैं, लेकिन वो तरीका आपको बिल्कुल सिंपल पड़ रहा है कि 20% जब इसमें दाम बढ़ेगा तो हमारा 20 चौके 80, 8 रुपए दाम बढ़ जाएगा। यानी जो सामान पहले हमें 40 रुपए मिलता था वही सामान अब हमको 48 रुपए मिलेगा। यानी हमारा दाम कितना बढ़ गया? 8 रुपए दाम बढ़ गया। और इस 8 रुपए के बढ़ने से आपने देखा कि हम अब पहले से 4 आम कम खरीद पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 8 रुपए होते वर्तमान मूल्य में, तो हम 4 आम को हमें कम नहीं खरीदना पड़ते, हम उतने आम खरीद लेके चले आते। लेकिन हमें क्या करना पड़े? कंप्रोमाइज करना पड़ा 8 रुपए कम होने की वजह से। इसका मतलब ये वर्तमान रेट आया कि 8 रुपए में 4 आम मिलते हैं, तो एक आम कितने का पड़ेगा? 2 रुपए का। तो हम यहां से लिख सकते हैं एक आम का वर्तमान मूल्य, एक आम का वर्तमान मूल्य, वर्तमान माने प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, और ये हो जाएगा 8/4 यानी 2 रुपए। तो ये आया एक आम का वर्तमान मूल्य आया। लेकिन बच्चों, आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए कि दाम घटने से पहले, दाम बढ़ने से पहले वो अगर 15 आम खरीदता तो कितने रुपए में खरीदता? तो ये तो हमारा वर्तमान रेट आया 2 रुपया। हमें इसका पहले वाला मूल्य निकालना पड़ेगा। पहले वाला मूल्य का मतलब क्या हुआ? ये तो वृद्धि के वाला दाम है ना, ये बढ़ने के बाद दाम है। तो हमें निकालना पड़ेगा इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। ये तो इसमें 20% ज्यादा है, पहले वाले मूल्य से 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये जो दाम है ये है आपका 120%, और 120% बराबर 2, तो हम इसका 100% दाम निकालेंगे। यानी दाम बढ़ने से पहले कितना था, तो जाएगा 2/120 × 100 आ जाएगा। 120, 20 पंचे 100, 2 3 6, और ये आ गया 5/3 रुपए। ये आया एक आम का दाम बढ़ने से पहले मूल्य आ गया। यानी एक आम का दाम 5/3 रुपए था। तो उसने कहा कि बताइए अगर वो 15 आम खरीदता तो कितने रुपए में खरीदता? हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि 5/1 आम का दाम, एक आम का दाम, एक आम का मूल्य, ये है आपका 5/3। तो 15 आमों का दाम कितना होगा? 15 आमों का मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/3 × 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा यहाँ से? 25 रुपए। तो इस तरह से हम सवालों को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ढेर सारे तरीके रहते हैं, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो हम सवालों को जैसा चाहे तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता था कि बताओ एक आम का वर्तमान मूल्य क्या है? आपने एक आम का वर्तमान मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य 2 रुपये पर केजी है। तो आपने देखा कि एक आम का वर्तमान मूल्य कितना है? 2 रुपया। और दाम बढ़ने से पहले एक आम का मूल्य कितना था? 5/। ये दोनों सवाल आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप देखेंगे अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को उठा के देखते हैं तो ये सवाल बहुत बार सवाल पूछा गया कि बताइए दाम वृद्धि के पहले दाम कितना था और वर्तमान दाम कितना है। तो अगर आपसे कोई पूछता कि एक आम का वर्तमान मूल्य कितना है, तो ये 2 रुपया है। दाम वृद्धि के पहले कितना था? 5/3 दाम। ये सवाल आपसे पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर इसने और आगे थोड़ा सा पूछ लिया कि एक आम का वर्तमान, एक आम का जो वृद्धि से पहले मूल्य था वो 5/3, तो कह रहा 15 आमों को उसने कितने रुपए में खरीदा होगा। अच्छा प्रश्न है, आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। 10% का लाभ लेने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा? तो बच्चों देखा आपने कि उसने कहा कि 1 रुपए में 11 की दर से खरीदा, यानी 11 संतरों को उसने 1 रुपए में खरीदा। 11 संतरों को 1 रुपए में खरीदा, तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, और ये हो जाएगा आपका 1/11, और ये उसका एक्चुअल प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 100% बराबर 1/11। ये जो नीचे वाली वैल्यू ये क्वांटिटी को बताता है। ये किसको बताता है? ये क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। और ये किसको बताता है? रुपए को बताता है। 11 संतरों का दाम 1 रुपए, तो एक संतरे का दाम 1/11 आएगा। उसने कहा कि अगर वो 20% लाभ लेकर के बेचे तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेगा? 100% की वैल्यू ये, तो हम 120% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा 1/11 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 120। सॉरी, 20% का लाभ नहीं चाहिए, उसको 10% का लाभ चाहिए, तो 110% लाभ लेंगे यहाँ से। 10% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितने बेचना पड़ेगा? तो अब हमको यहाँ से 110 यहाँ करना पड़ेगा, 110। उसने कहा कि 10% का लाभ लेने के लिए हमें 1 रुपए में कितने बेचना होगा। हम यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 1/10। तो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू किसको बताती है? क्वांटिटी को बताती है, और ये वैल्यू किसको बताती है? रुपए को बताती है। यानी अगर वो 10% का लाभ चाहता है तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा? 10 संतरे बेचना होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं, 23 नंबर लेते हैं। तो अब आप देखिए यहां से उसने कहा कि एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। तो 1 रुपए में कितना बेच रहा है? 12, यानी 12 संतरों का दाम 1 रुपए बेच रहा है, विक्रय मूल्य। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक संतरे का सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP ऑफ 1 ऑरेंज, और ये आ जाएगा आपका 1/12। और मैंने आपको बताया ये किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है, और ये किसको बताता है? रुपए को बताता है। 12 संतरों को उसने 1 रुपए में बेच दिया, और जब बेचा तो उसको लाभ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? उसको हानि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये 20% की हानि हुई, ये वैल्यू हो गई 80%, और 80% बराबर हो गया 1/12। उसने कहा 20% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। हम यहाँ से 120% की वैल्यू निकाल देंगे, और ये आ जाएगा 1/12 डिवाइडेड बाई 80 गुणे 120, और ये आ जाएगा यहाँ से 10, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/8। ये बताता है क्वांटिटी को बताता है, और ये बताता है आपको रुपए को बताता है। यानी 1 रुपए में उसे 8 संतरे बेचना होगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। तो इस तरह से आपने देखा, 23 नंबर देखा। इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारा 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न में भी बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है। इसने कहा कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? SP ऑफ 1 ऑरेंज, और ये हो जाएगा आपका 40/45। आपको ये रुपए की वैल्यू बताता है, और ये किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है। तो अब उसने कहा कि अगर 20% का लाभ लेने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि ये आपने देखा इसको 20% की यहाँ पर हानि हो रही है, यानी कितने परसेंट वैल्यू है? 80%। तो पहले हम निकाल लेंगे, ये 40/45 हो गया। 20% लाभ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 40/45 और इंटू 80 हो जाएगा, गुणे 120 हो जाएगा। 40 दूनी 80, 2 छंग 12,
15 तिया 45, 15 चौके 60, ये आ गया 4/3। यानी उसे, ये किसको बताएगा, ये क्वांटिटी को बताएगा और ये बताएगा रुपए को बताएगा। यानी उसे 4 रुपए में 3 संतरे बेचना होगा। लेकिन उसने पूछा कि बताइए 24 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये आया यहां से पूछा है आपसे 24 रुपए में कितने संतरे बेचना होगा। तो यहां से आ जाएगा टोटल सोल्ड ऑरेंज, ये हो जाएगा 24/4/3। ये आया यहां से एक संतरे का सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट। आपने देखा कि ये था एक संतरे का सेलिंग प्राइस 20% हानि पर, तो 20% लाभ पर एक संतरे का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4/3। तो यहां से 24 रुपए में कितने बेचेगा, दिया जाएगा 24 × 3 / 4, 4 × 24, 6 × 18। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपको जो थ्योरी बताया उसके आधार पर आपको मैंने लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन यहाँ से लिया और आप इसको लगाइए और देखिए। आपको अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। कौन सा सवाल आपको क्लियर नहीं हुआ आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। अब बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं आपको लेवल 2 के क्वेश्चन लूँगा और उस पर भी आपको इसी तरह के आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको बताऊंगा। और इस तरह करके एक लेवल 1, लेवल 2 और इस तरह करके हम मेंस तक के पूरे सवालों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत रहती है आप मुझे मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, जिसमें अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत आएगी मैं उन सवालों को फिर से एक बार लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूँगा।